Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एम्ब्रियो कल्चर टर्म जो है वो स्पेशली किससे रिलेटेड है, जब हम एम्ब्रियो का इन विट्रो कल्चर करते हैं। ठीक है, तो जो पीटीसी के अंदर एम्ब्रियो कल्चर जो टर्म है उसका मीनिंग हो जाएगा इन विट्रो ग्रोथ ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। राइट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एम्ब्रियो कल्चर वो डील करती है इन विट्रो ग्रोथ ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। ये मैंने इसलिए लिखा है जाइगोटिक एम्ब्रियो क्योंकि इससे पहले हमने एम्ब्रियोजेनेसिस टर्म्स भी सुना हुआ है, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो जो अपना जो होता है जो ये एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि हम उसमें एक्सप्लांट यूज करते हैं और उससे जो है एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हो सकते हैं, जैसे हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने पढ़ा है, उसका लिंक भी आप देख सकते हैं। उसमें आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्सप्लांट से एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है, तो वहाँ तो टर्म होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियो कल्चर का मीनिंग होता है इन विट्रो ग्रोथ ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कल्चर में हम क्या करते हैं कि जो सीड होता है उससे हम एम्ब्रियो आइसोलेट करते हैं और फिर उसका इन विट्रो जो है कल्चर करते हैं और उससे हम सीडलिंग जो है डेवलप करते हैं। तो वो प्रोसेस होती है। मीनिंग क्या है, इसमें एम्ब्रियो को आइसोलेट किया जाता है सीड से। ठीक है, बना मत हम जो है डायरेक्ट किससे डील करेंगे, यहाँ पर एम्ब्रियो से। हमें यहाँ एम्ब्रियो डेवलप नहीं करना है, हमें डायरेक्ट जो एम्ब्रियो जो है उसका ही यूज करना है, तो वो एम्ब्रियो कल्चर होता है। तो इस तरीके से एम्ब्रियो कल्चर आप लिख सकते हैं। क्या हो गया एम्ब्रियो कल्चर का मीनिंग, इट डील्स विद स्टेराइल आइसोलेशन एंड इन विट्रो ग्रोथ ऑफ मैच्योर और इमेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, टू डेवलप ए प्लांटलेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टेराइल आइसोलेशन करेंगे। स्टेराइल आइसोलेशन का मीनिंग होता है कि असेप्टिक कंडीशन में, मतलब लैब के अंदर असेप्टिक कंडीशंस होगी, उसमें हम एम्ब्रियो को आइसोलेट करेंगे सीड से और फिर उसका इन विट्रो ग्रोथ करवाएंगे। इसका मीनिंग हो गया कि जो मीडिया हमने प्रिपेयर किया है, कल्चर मीडिया, उस पर हम एम्ब्रियो को रखेंगे और उसके बाद में हम उसको ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेच्योर और इमेच्योर एम्ब्रियो जो है वो दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। इसी के बेसिस पे जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट जो है वो है इसका मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर, ए मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर, एंड बी जो है वो हो जाएगा इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। ओके, तो यहाँ पर इसके बेसिस पे, क्योंकि हम मेच्योर और इमेच्योर दोनों यूज कर सकते हैं। मेच्योर एम्ब्रियो का मीनिंग हो जाएगा कि वो अपनी जो स्टेजेज है, डेवलपमेंट की स्टेजेज हैं, वो क्या कर चुका है, गेन कर चुका है। वो अब कैसी स्टेज में है, मेच्योर में है। और इमेच्योर का मीनिंग है कि वो अभी अपने डेवलपमेंटल स्टेज में है, अभी तक वो है अपनी कंप्लीट जो स्टेजेज है कंप्लीट नहीं करा है और मेच्योर स्टेज में नहीं आ चुका। जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो ग्लोबुलर शेप देखने को मिलती है, हार्ट शेप देखने को मिलती है, टॉर्पेडो शेप्स है, तो वो जो है वो अभी इसने गेन नहीं करी है। हो सकता है ये जो है ग्लोबुलर शेप में ही हो, ठीक है, या हो सकता है कि ये हार्ट शेप में ही हो। तो उस कंडीशन में हम इसे आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो मेच्योर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप स्टेज होगा और इससे जो है आइसोलेट करके हम जो है मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख लेते हैं कि टाइप्स देख लेते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए किए जाते हैं। जैसे मेच्योर एम्ब्रियो कल्चर में हम क्या करेंगे, मेच्योर एम्ब्रियो आइसोलेट करेंगे। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि इसमें क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है,
एप्लीकेशन की जगह हम देख सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे कि कुछ सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोरमेंट होते हैं, ठीक है। तो डोरमेंट सीड जो हैं उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए उनमें से आप एम्ब्रियो जो है वो आइसोलेट कर सकते हो और उसको आप कल्चर करवा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जो है डोरमेंट कंडीशंस हो सकती है, इसके अलावा भी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि कुछ जो सीड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लाइफ टाइम ज़्यादा लंबा होता है, तो उन कंडीशन में भी किया जा सकता है। या जैसे कि सीड वायबल नहीं है, सीड की वायबिलिटी नहीं है, किसी वजह से वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी वहाँ से एम्ब्रियो जो है आइसोलेट करके हम जो है उससे सीड को वायबल बना सकते हैं, ठीक है। तो डोरमेंट सीड हो या सीड वायबिलिटी ना हो तो उस केस में उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है। इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप स्टेज में नहीं होता है, तो इसमें क्या किया जाएगा, आइसोलेशन ऑफ, यहां लिख देते हैं आइसोलेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम राइप सीड, ठीक है, जो पका हुआ मैच्योर सीड होता है, एंड आइसोलेशन ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अनराइप और हाइब्रिड सीड which fails to develop। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अनराइप सीड जो कि अभी तक पका नहीं है, और हाइब्रिड सीड जो कि क्या है, हाइब्रिड सीड होते हैं मतलब डिफरेंट स्पीसीज, ये इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और इंटर जेनेरिक भी हो सकते हैं। उनसे हम क्या करते हैं, जो कि डेवलप नहीं हो पाए हैं उनसे हम इसे आइसोलेट करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अनराइप और हाइब्रिड सीड, ठीक है, उनसे हम करते हैं। तो इंटर स्पेसिफिक का मीनिंग होता है कि एक ही जीनस के अंदर टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, तो वो होता है इंटर स्पेसिफिक होता है। वहीं जो है इंटर जेनेरिक जो है वो डिफरेंट जेनेरा जो होते हैं, जीनस जो होंगे उनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तो वो इंटर जेनेरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे जो हाइब्रिड डेवलप हुए हैं और वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, कि वो उनके अंदर सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, तो उस केस में आप उनसे जो है क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो मेन जो स्टडी हम करेंगे यहाँ पर जो है एम्ब्रियो रेस्क्यू की, ठीक है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि एम्ब्रियो रेस्क्यू जो है वो किन किन कंडीशंस में किया जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू देखेंगे हम कि एम्ब्रियो रेस्क्यू की जरूरत क्या पड़ती है, जैसे कि अनराइप है उससे कर सकते हैं जो कि डेवलप नहीं हो पा रहा है, या हाइब्रिड सीड है। तो हाइब्रिड सीड यहाँ पर क्या होंगे, या तो इंटर स्पेसिफिक होंगे और इंटरजेनेरिक जो सीड हैं उनको आप यूज करोगे, ठीक है। सेकंड, ये जो सीड होते हैं दीज फेल्स टू डेवलप, दीज फेल्स टू डेवलप ड्यू टू अंडर डेवलप्ड एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड होते हैं, उनके अंदर मोस्ट ऑफ जो सीड्स होते हैं उनके अंदर जो एबॉर्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हम जिसे टर्म यूज करते हैं एम्ब्रियो अबॉर्शन। तो क्या होता है, जैसे कि एक सीड जो होता है उसके अंदर आपको पता ही है कि एक तो एम्ब्रियो होता है और उसके अलावा जो है यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है। तो हाइब्रिड सीड जो होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो अबॉर्शन, एम्ब्रियो अबॉर्शन का मीनिंग क्या है कि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। बट हाइब्रिड सीड में क्या होगा कि जो कुछ हाइब्रिड सीड जो होंगे उनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक में फर्टिलाइजेशन तो हो सकता है बट कुछ केसेज में जो है वो एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो पाता है। तो उस केस के अंदर, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो पाएगा, और उस वजह से जो एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो पाएगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, और ऐसी कंडीशन में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो जो होता है वो स्टार्व हो जाता है, स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाती है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, जिसे बोला जाता है एम्ब्रियो अबॉर्शन, ठीक है। उस एम्ब्रियो अबॉर्शन से बचाने के लिए एम्ब्रियो को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आइसोलेट करना पड़ेगा और उससे कल्चर कराना पड़ेगा। इसके लिए ही यूज किया जाता है एम्ब्रियो अबॉर्शन,
तो जैसे कि बताया कि इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर और एम्ब्रियो रेस्क्यू, इसके लिए एम्ब्रियो रेस्क्यू टर्म भी यूज की जा सकती है, एम्ब्रियो रेस्क्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा भी जाता है। तो ये किसके साथ किया जाता है? आइसोलेशन ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अनराइप और हाइब्रिड सीड विच फेल्स टू डेवलप। ये किस केसेस में होगा? इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक सीड के केस में होगा। एंड दीज फेल्स टू डेवलप ड्यू टू अंडर डेवलप्ड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं? डेवलप नहीं हो पाते। किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है? एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये तो है एम्ब्रियो रेस्क्यू। अब जो है स्टेप्स में हम देख लेते हैं कि जो एम्ब्रियो रेस्क्यू है उसके लिए कौन सी स्टेप्स की जाएगी। ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर के लिए कौन सी स्टेप्स की जाएगी और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स क्या है और एप्लीकेशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जो आपको क्या करना पड़ेगा? सीड लेना पड़ेगा। सीड के अंदर जैसे कि एम्ब्रियो है और साथ में क्या होगा? एंडोस्पर्म है। ठीक है, एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म। अगर मैच्योर सीड है तो एंडोस्पर्म डेवलप मिलेगा। अगर इमेच्योर है, अनराइप सीड है, तो एंडोस्पर्म आपको उस कंडीशन में हो सकता है कि डेवलप ना मिले। ठीक है, और एम्ब्रियो भी आपको क्या लेस डेवलप कंडीशन में मिल सकता है। तो ये क्या है? एक सीड है। इसका आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सरफेस स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। सरफेस स्टरलाइजेशन की टर्म्स जो है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो है जैसे कि कैलस कल्चर वगैरह जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ मैंने बताया था, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीड जो है उसको हम क्या करेंगे? उसके सरफेस पे जो माइक्रोब्स हैं उनको हम किल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको वो टैप वाटर में हम वॉश करेंगे। टैप वाटर में वॉश करने के बाद में आप उससे 70% या उससे पहले आप क्या करोगे? जैसे कि आपने टैप वाटर में वॉश कर दिया, उसके बाद में आप उसे क्या करोगे? जो डिटर्जेंट होता है जैसे कि टिपोल है उसमें आप डिप करके रखोगे 10 मिनट तक। उसके बाद में आप उसे अल्कोहल के अंदर रखोगे 70% अल्कोहल के अंदर। ठीक है, 70% अल्कोहल में रखने के बाद में हम उससे जैसे कि जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट होते हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड है या मर्क्यूरी क्लोराइड है उसके अंदर हम डिप करके रखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए, जैसे कि 15 to 20 मिनट्स रखा जाता है। उसके बाद में हम उसे डबल डिस्टिल्ड स्टेराइल वाटर के अंदर, जो कि स्टेराइल वाटर है, डबल डिस्टिल्ड स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर हम रखते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है जैसे कि डबल डिस्टिल्ड, मतलब उसे 2 बार डिस्टिल किया गया है, साथ ही वो कैसा है? स्टेराइल है। उस वाटर के अंदर हम उसे वॉश करेंगे। उसके बाद में सरफेस स्टेरलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। सरफेस स्टेरलाइजेशन होने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन करना पड़ेगा। आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो। जब आप आइसोलेट कर लोगे एम्ब्रियो को उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पेट्री डिश है उसमें जो आपके पास में जो एम्ब्रियो है उसके अंदर आकर रख दो कि नीचे जो है यहाँ पर मीडिया जो हमने प्लांट किया हुआ है मीडिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आइसोलेटेड एम्ब्रियो जो है आपने इस पे पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो है आप इसको आप क्या करोगे? इंक्यूबेट करोगे। इंक्यूबेशन होगा। इंक्यूबेशन के दौरान आप इससे क्या कर सकते हो? या तो ऑर्गेनोजेनेसिस भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम कैलस डेवलप कर सकते हैं। कैलस डेवलप करके आप इससे ऑर्गेनोजेनेसिस किया जा सकता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। या आप इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन मेंटेन करके, जैसे कि एम्ब्रियो के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है और वो क्या बना लेता है? प्लांटलेट बना लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो से आप क्या कर सकते हो? इसमें एम्ब्रियो के अंदर आप जैसे कि इससे कैलस भी डेवलप कर सकते हो और कैलस डेवलप करके फिर ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब रूट और शूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा? इसमें आप कैलस नहीं बनाओगे, डायरेक्ट एम्ब्रियो के अंदर डिफ्रेंशिएशन कोज करोगे और डिफ्रेंशिएशन होने से डायरेक्ट एम्ब्रियो से यहाँ पर क्या बन जाएगा? रूट एंड शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो प्लांटलेट डेवलप हो जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस जो है वो आप एडॉप्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो सबसे पहले आपने सीड था, सीड को स्टरलाइज किया, सरफेस स्टरलाइज किया, उसके बाद में उसमें से आइसोलेशन कर लिया। आइसोलेशन ध्यान रखिए यहाँ पर जो होता है वो मैनुअल होता है और मैकेनिकल होता है। ठीक है, तो मैनुअल जो है जैसे कि आप सीजर वगैरह की हेल्प से जो है
यहाँ पर इससे जो है ब्लेड होगी, सीजर्स होगी, स्कापल होगा, तो इनका यूज करते हुए आप जो है इसे सेपरेट करोगे। उसके बाद में जो है आप पेट्री डिश जो है उस पर पेट्री डिश या जो भी आप यूज करना चाहते हो उसके अंदर कल्चर मीडिया होगा, कल्चर मीडिया पर आप पुट करोगे और देन जो है वो प्रोसेस जो है वो आप एडोप्ट कर सकते हो आपकी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है स्टेप्स से। ठीक है, अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एम्ब्रियो कल्चर के अंदर। रिक्वायरमेंट जो है, जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि आपको जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करना है, न्यूट्रिएंट मीडिया वो क्या है, कौन सा होगा, जैसे कि MS मीडिया भी यूज कर सकते हो, B5 मीडिया भी यूज किया जा सकता है, या वाइट मीडिया जो है वो भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ध्यान रहे, जब आप मैच्योर मीडिया यूज करते हैं, सॉरी मैच्योर एम्ब्रियो यूज करते हैं, तो उसमें हम सिंपल ही मीडिया रखते हैं, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंपल मीडिया यूज़ किया जाता है, जैसे कि इन्हीं का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनमें से किसी एक का। और जब आप इमेच्योर एम्ब्रियो यूज करते हो तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स मीडिया यूज करना पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीडिया का मीनिंग ये है कि इसमें सुक्रोज जो है वो हाई कंसंट्रेशन में होती है, आपको कुछ और कंसंट्रेशन भी जो है सुक्रोज हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इमेच्योर एम्ब्रियो जो हम लेते हैं वो ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद का लेते हैं, मतलब एबॉर्शन होने से पहले वाली जो स्टेज है वो इम्पोर्टेंट होती है, कि जो एबॉर्शन होना है उससे पहले वाली स्टेज। ऐसा नहीं होता कि हम पहले इनिशियल कंडीशन में एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लें, तो इमेच्योर एम्ब्रियो भी जो आइसोलेट किया जाता है वो ग्लोब्यूलर स्टेज या उसके बाद का जो है वो आइसोलेट किया जाता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि मीडिया जो होते हैं, जैसे मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसमें सिंपल मीडिया यूज करते हैं, एंड इमेच्योर एम्ब्रियो है तो उसके केस में हम कॉम्प्लेक्स मीडिया यूज करते हैं। इसकी वजह भी यही है कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, फॉर्मेशन की कैपेसिटी है। इमेच्योर जो होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, आप पे डिपेंड होगा, आप क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मीडिया होगा और इसमें आपको सुक्रोज जो है वो हाई कंसंट्रेशन में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, जो एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स जो होगा मेनली क्या होगा, सुक्रोज होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एमिनो एसिड्स यूज करने पड़ेंगे, डिफरेंट एमिनो एसिड्स यूज करने पड़ेंगे, विटामिन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो ग्रोथ रेगुलेटर है उनको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये कैलस डेवलप करने के लिए जरूरी होता है, तो इनिशियल कंडीशन में आपको जरूरी नहीं है, ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको जो इंक्यूबेशन करना है वो 24 to 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में करना है। साथ ही साथ जो आपको यहाँ पर जो लाइट की कंडीशन रखनी है वो डार्क कंडीशन रखनी है। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस कंडीशन के दौरान आपको डार्क कंडीशन रखनी है। हाँ, हालांकि जब आप जर्मिनेशन के लिए जाएंगे, जर्मिनेशन के दौरान, उस दौरान आपको लाइट कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो है वो है इसके एप्लीकेशंस की, भाई एम्ब्रियो कल्चर जो है उसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ आप जो है आपको इनको अप्लाई कर सकते हो, कहाँ इनके यूज हैं। एप्लीकेशंस, एम्ब्रियो कल्चर के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ आप इसे यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फर्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन। एम्ब्रियो अबॉर्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप इंटर स्पेसिफिक या इंटरजेनेरिक करते हैं तो उस केस में जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप नहीं हो पाता है, और इस केस में एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, और एम्ब्रियो को अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो स्टार्वेशन हो जाएगा, स्टार्वेशन हो जाएगा तो फाइनली जो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि आप कल्चर भी कर सकते हैं, एक स्टेप और भी यूज किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट। इसमें होता क्या है, जैसे कि एक से आप एम्ब्रियो ले लेंगे, एक से एंडोस्पर्म ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हाइब्रिड सीड जो है, हाइब्रिड सीड है,
उसका एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है, ठीक है। साथ ही साथ एक नॉर्मल सीड है, नॉर्मल सीड, इससे जो है आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इससे जो हाइब्रिड सीड है, इससे हम क्या कर लेंगे, एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लेंगे, एम्ब्रियो। और यहाँ पर जो नॉर्मल जो सीड होता है उसके अंदर हम जो है एम्ब्रियो को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, ठीक है, पोर निकाल के। तो इस केस में जो होगा, इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट होगा बट वो नहीं होगा एम्ब्रियो। और इस तरीके से एक होल निकाल के हम क्या कर लेते हैं, उसमें से एम्ब्रियो निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो एम्ब्रियो हमने यहाँ निकाला है उसे हम क्या कर देंगे, इसमें ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद में क्या होगा, इसमें एंडोस्पर्म तो डेवलप्ड है ही, और साथ ही साथ जो एम्ब्रियो हमने यहाँ आइसोलेट किया था वो वाला एम्ब्रियो जो है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें हाइब्रिड सीड से एम्ब्रियो को निकाल कर जो नॉर्मल सीड है उसके सीड में डाल दिया जाता है, ठीक है, होल के थ्रू, जो होल जो बनाया था हमने, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी इसमें यूज़ की जा सकती है। इसीलिए जो टेक्निक है जैसे कि एम्ब्रियो कल्चर है, उसका यूज़ जो है वो एम्ब्रियो अबॉर्शन में किया जाता है, जैसे कि अपन ने पहले भी स्टडी किया ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सीड डोरमेंसी, या इसे कह सकते हैं टू ब्रेक सीड डोरमेंसी। जैसे सीड जो होता है, डोरमेंसी जो है आपको पता ही है कि डोरमेंसी जो कई वजह से हो सकती है, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल में जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो सीड को नहीं मिलती, तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। साथ साथ इंटरनल्स में कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मैकेनिकल रीजंस भी हो सकता है कि जो सीड कोट है वो ज़्यादा हार्ड है। इसके अलावा जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हार्मोन्स हैं, वो अगर हैं तो उस कंडीशन में डोरमेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सीड्स को जैसे कि कोल्ड वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डोरमेंसी हो सकती है। तो इस केस में जो है सीड के अंदर से एम्ब्रियो को आइसोलेट करके जो है हम सीड डोरमेंसी को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है हैप्लॉइड प्रोडक्शन, हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन करने के लिए भी जो है एम्ब्रियो कल्चर को यूज किया जा सकता है। हैप्लॉइड प्रोडक्शन में क्या किया जाता है कि इसमें क्रोमोसोम एलिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं उनको क्रॉस करवाने के बाद में जो आपको मिली है जनरेशन, जो उसमें से क्या किया जाता है, जो कॉम्बिनेशन है उसमें से क्रोमोसोम को एलिमिनेट किया जाता है और हैप्लॉइड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है बार्ले के अंदर जो है हैप्लॉइड प्रोडक्शन किया जाता है इसके थ्रू, और फिर फर्दर जो है आप उससे एम्ब्रियो कल्चर करवा कर उससे जो है प्लांटलेट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन का मीनिंग ये नहीं कि एम्ब्रियो कल्चर से हैप्लॉइड प्रोडक्शन हो जाता है, जो आपने इंटर स्पेसिफिक यूज किए हैं कॉम्बिनेशन, उससे जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा उसमें से क्रोमोसोम एलिमिनेट करके हैप्लॉइड बनाया जाता है। उस हैप्लॉइड सीड को जो है यूज किया जाएगा बाद में एम्ब्रियो कल्चर में, ठीक है। तो ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज कर सकते हैं इसे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से यूज होगा, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, मतलब उसकी जो सरफेस होगी उसमें पोर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है। large size pores are present in zygotic embryo, जिससे आप क्या कर सकते हो, डीएनए कंटेंट ट्रांसफर कर सकते हो टू मेक न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे पोर साइज बड़ी होती है, पोर साइज बड़ी होने की वजह से जाइगोटिक एम्ब्रियो के अंदर डीएनए जो है इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है और आप न्यू कॉम्बिनेशन गेन कर सकते हो। तो इसका भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो है साइंटिफिक स्टडी के अंदर भी किया जा सकता है, साइंटिफिक स्टडी जो है उसके अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ हाँ क्लोनल प्रोपेगेशन है,
क्लोनल प्रोपेगेशन। क्लोनल प्रोपेगेशन में आपने देखा ही कि जो क्लोनल प्रोपेगेशन में भी मैंने आपको बताया था कि हमने क्या बनाया था, जो पेट्री डिश थी, पेट्री डिश पे क्या बनाया था, जो एम्ब्रियो पुट किया था, उसके बाद में आप उससे कैलस डेवलप कर सकते हो, कैलस डेवलप करके उससे ऑर्गेनोजेनेसिस किया जा सकता है। तो वही प्रोसेस है कि क्लोनल प्रोपेगेशन किया जा सकता है कि एक ही प्लांट की जो है आप एकदम जो सेम प्लांट जो है वो बना सकते हो। तो क्लोनल प्रोपेगेशन भी इससे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। साथ ही साथ एक और भी है, सीड, स्टेराइल सीड जो होते हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए, जो स्टेराइल सीड होते हैं उनके केस में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि स्टेराइल सीड क्या होते हैं, जो कि अर्ली राइपनिंग फ्रूट होते हैं, अर्ली राइपनिंग फ्रूट्स, जैसे कि एग्जाम्पल है एप्रिकोट होता है, ठीक है। जैसे कि एप्रिकोट है तो ये क्या होते हैं, अर्ली राइपनिंग फ्रूट होते हैं। तो अर्ली राइपनिंग की वजह से क्या होता है, इनका एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो एम्ब्रियो कैसा रहेगा, इमेच्योर। तो इमेच्योर एम्ब्रियो को किस में डेवलप किया जा सकता है, एम्ब्रियो कल्चर के अंदर। इसी वजह से इनके जो सीड होते हैं कैसे होते हैं, स्टेराइल सीड होते हैं, क्योंकि ये जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए जर्मिनेट नहीं हो पाते क्योंकि इनका एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो इनके एम्ब्रियो को क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है एम्ब्रियो कल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। इन्हीं के साथ में जो एम्ब्रियो कल्चर का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। यहाँ से जो 6 मार्क का क्वेश्चन आपके बनेगा वो ये बन सकता है कि एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसके एप्लीकेशंस बताइए। 6 मार्क का क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूछा जाएगा कि एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ में हमारा जो वीडियो है एम्ब्रियो कल्चर का वो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो में आप जो भी आपके लिए लाता हूँ आपको जो है अपडेट उनका मिलता रहे, आप उनका बेनिफिट ले सकें। तो इसी के साथ में थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।